Hey Definers, डॉक्टर बिलाल हियर फ्रॉम डी फाइनेंस। डी फाइनेंस लर्निंग सीरीज ऑन क्रिप्टो में आज हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन्स। ब्लॉकचेन जो है वो बेसिकली फंडामेंटल टॉपिक है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के अंदर, और इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है ओवरऑल क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। तो अगर हम ब्लॉकचेन को देखते हैं एज अ होल, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस को हम स्टोर करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें कि बिटकॉइन नेटवर्क की एग्जांपल ले लेते हैं, तो बिटकॉइन पे जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो बेसिकली बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होती हैं। अम, हम इसको इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है। लेजर भी बेसिकली एक डेटाबेस है। अगर आप अपना बैंक अकाउंट देख लें, तो जो आपका बैंक है और किसी और का बैंक है, तो उसके अंदर जो आपका बैंक बैलेंस है वो एज अ लेजर स्टोर होता है। अगर आप किसी को $10 भिजवाते हैं, तो आपका जो लेजर आपका बैंक मेंटेन कर रहा है, तो वो उसके अंदर से $10 को सब्ट्रैक्ट कर देगा, और जिसको आपने पैसे भिजवाए हैं उसका जो बैंक है वो उसके लेजर के अंदर $10 ऐड कर देगा। तो बेसिकली इस तरह ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो बिटकॉइन का या फिर किसी भी क्रिप्टो ब्लॉकचेन का जो लेजर है उसको हम इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है कि जो सारे पार्टिसिपेंट हैं वो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर हैं। और दूसरा, हर पार्टिसिपेंट जो है नेटवर्क के अंदर वो जो उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको इंस्पेक्ट भी कर सकता है और उनको वेरीफाई भी कर सकता है। अब अगर हम आगे चलते हैं और इंडिविजुअल एलिमेंट्स को देखते हैं ब्लॉकचेन की, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि एक तो ब्लॉक्स हैं, और दूसरा जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो जो उनके बीच में कनेक्टिंग चेन है वो है। तो बेसिकली हम ब्लॉक को इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक कंटेनर है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को स्टोर करते हैं। तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो ब्लॉक हेडर है और ब्लॉक बॉडी है। इसको हम आगे जाकर देखते हैं डिटेल में। और उसके बाद जो मेन कनेक्शन है ब्लॉक्स के दरमियान वो है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या है? हैश फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी भी इनपुट को लेता है और वो उसको कन्वर्ट कर देता है एक फिक्स्ड लेंथ की आउटपुट के अंदर, जो कि कंसिस्ट करती है रैंडम लेटर्स और नंबर्स के ऊपर। अगर हम बिटकॉइन की एग्जांपल लेते हैं, तो इसके अंदर SHA-256 एल्गोरिदम यूज़ होता है, जो कि NSA ने डिज़ाइन किया था। और 10-20 सालों में, जितने सालों से भी ये यूज़ हो रहा है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सका, और इट हैज़ प्रूवन टू बी वेरी सक्सेसफुल। अम, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज़ हैश फंक्शन की, तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप उसको एग्जैक्ट सेम इनपुट देते हैं तो आपको हमेशा एग्जैक्ट सेम आउटपुट मिलेगी। इसका फ़ायदा बेसिकली इस तरह है कि अगर कोई ट्रांजैक्शंस को और किसी ब्लॉक को वेरीफाई करना चाहता है, तो वो मतलब उस ब्लॉक के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस को ले सकता है, प्रीवियस ब्लॉक के हेडर को ले सकता है, और नॉन्स को ले सकता है, और फिर अगर वो उसका हैश लेता है तो वो सेम हैश आना चाहिए जो कि नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर माइनर ने डाला है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हैश फंक्शन है वो एक वन वे फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसके अंदर एक इनपुट देते हैं, फ़र्ज़ करें एक स्ट्रिंग आप लेते हैं बिटकॉइन, और वो उसका आप SHA-256 लेते हैं, तो आपके पास एक हैश आ जाएगा। लेकिन उस हैश को लेकर आप वापस वो स्ट्रिंग बिटकॉइन उसमें से नहीं निकाल सकते। ये पॉसिबिलिटी अभी एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर है आप हैश फंक्शन को ब्रेक कर दें, तो फिर ये जो क्रिप्टो का जो केस है वो फिर क्लोज हो जाएगा इस केस में। अम, अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं SHA-256 की, तो हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, हाउ टू बिटकॉइन। और इस सेंटेंस का हम SHA-256 हैश ले लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये हैश आ जाता है। और अगर हम इसके अंदर अब सिर्फ एक लेटर को चेंज कर दें, हम आई को 1 से रिप्लेस कर दें, तो हम देखते हैं कि जो हैश है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तो विजुअली भी हम इसमें से कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो स्ट्रिंग थी वो क्या थी, और एल्गोरिथमिकली भी हम इसको किसी तरह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि स्ट्रिंग क्या थी। तो बेसिकली अब अगर हम नेक्स्ट उस पे जाएं कंपोनेंट के ऊपर, जो कि है ब्लॉक्स, ब्लॉकचेन का, तो जैसा कि हमने पहले कहा, वो कंसिस्ट करता है ब्लॉक हेडर के ऊपर और ब्लॉक बॉडी के ऊपर। ब्लॉक बॉडी जो है वो सिंपल है। वो सारा रिकॉर्ड है उन ट्रांजैक्शंस का जो कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हम
शामिल कर रहे हैं। लेकिन जो ब्लॉक हेडर है बेसिकली उसको हम इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि वो समरी है उस इंटायर ब्लॉक की। उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये आ जाता है कि उसके अंदर हैश है प्रीवियस ब्लॉक का। तो ये वो पार्ट है जो उसको प्रीवियस ब्लॉक के साथ लिंक कर रहा है, और उसके अंदर हैश है उन सारी ट्रांजैक्शंस का जो कि उस ब्लॉक के अंदर ऐड की गई हैं। टाइम स्टैम्प जो है वो बेसिकली किस टाइम पे ब्लॉक को क्रिएट किया गया। वर्जन जो है, अगर हम बिटकॉइन की एग्जांपल लेते हैं तो बिटकॉइन के अंदर डिफरेंट नोड्स जो हैं वो डिफरेंट बिटकॉइन का बिटकॉइन प्रोटोकॉल का वर्जन यूज़ कर सकती हैं। तो इस केस में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी जो नोड है वो किस वर्जन को रन कर रही है, तो वो भी यहाँ पर हेडर में आएगा। नॉन्स जो है वो बेसिकली एक रैंडम नंबर है, जिसको आप सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करते हैं। सो यू कैन कंसिडर दिस एज रैंडम नंबर यूज्ड वंस, नॉन्स। तो ये वो काउंटर है जो कि माइनर्स यूज़ करते हैं टू मतलब हैश फाइंड करने के लिए जब वो बिटकॉइन ब्लॉक को माइन करते हैं। और उसके बाद ब्लॉक डिफ़िकल्टी टारगेट जो है वो बेसिकली बिटकॉइन की जो डिफ़िकल्टी है वो मतलब एडजस्ट होती है ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द ओवरऑल हैश रेट ऑफ द नेटवर्क। तो उस केस में ये वहाँ पे आ जाता है। तो अगर हम अब एग्जांपल देखें, हमारे पास ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है। तो ब्लॉक 1 जो है उसका जो हेडर है उसका हम हैश लेंगे और वो ब्लॉक 2 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक हेडर। और ये जो ब्लॉक बॉडी है इसके अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हमने इस ब्लॉक के अंदर इंक्लूड किए हैं। ये मर्कल रूट का कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली सिंपल है। हम अगर हैश ले लें सारी ट्रांजैक्शंस का, तो हम बेसिकली जो है वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। हम ओवरऑल हैशेस अगर लेते रहें तो हम प्रीवियस ट्रांजैक्शंस को जो है बीच में से ड्रॉप कर सकते हैं। हम इसकी डिटेल जो है वो बिटकॉइन के ऊपर जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें अब जो ब्लॉक 3 है उसके अंदर फिर हैश आ जाता है ब्लॉक 2 के हेडर का। तो बेसिकली ये सारे आपस में लिंक टुगेदर हैं। तो इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह है कि अगर अब यहाँ पर कोई आता है और वो इस ब्लॉक 2 को अगर चेंज करना चाहता है, तो वो उसको इस तरह नहीं कर सकता कि वो फिर ब्लॉक 1 जो है वो ब्लॉक 3 के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉक 3 के अंदर ब्लॉक 1 का हैश तो है नहीं। और अगर वो यहाँ पर कोई फेक ब्लॉक अगर ऐड करता है तो उसका जो भी हैश आएगा वो ब्लॉक 2 के हैश के इक्विवेलेंट नहीं होगा, और वो इस ब्लॉक 3 के हैश के, ये जो यहाँ पे हमारे पास हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक हेडर है वो फिर उसके साथ मैच नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करना जो है वो फिर इस तरह मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि ये ब्लॉक्स आपस में लिंक टुगेदर हैं, पीछे जाकर किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉक को चेंज करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब अगर हम एग्जांपल लें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, तो हम कंसिडर कर सकते हैं मोनोपोली की गेम को। ये आप सारों ने बचपन में खेली होगी और आप फेमिलियर होंगे मोनोपोली के साथ। बेसिकली आपके पास कुछ इस तरह का बोर्ड होता है जिसके अंदर आप गो से स्टार्ट करते हैं। आपके पास रैंडम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर प्रॉपर्टी का डिफरेंट रेंट होता है, और आपके पास यहाँ पर जेल भी होती है और कुछ चांस कार्ड्स होते हैं और इस तरह की कम्युनिटी चेस्ट और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली अगर हम मोनोपोली को कंसिडर करें और हम कहें कि हमारे पास जो प्लेयर हैं हर प्लेयर के पास 10 बीटीसी है, और फिर हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर कि जो प्लेयर्स हैं उनके पास यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ में से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ वो ओन करते हैं। और अगर कोई प्लेयर किसी दूसरी प्लेयर की प्रॉपर्टी पर अगर लैंड करेगा तो वो उसको फिर उसका रेंट देगा। और ये जो रेंट है ये वो बेसिकली वो ट्रांजैक्शन होगी जो कि हम फिर रिकॉर्ड करेंगे, और इस केस में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एक नए पेज के ऊपर, एक नोटबुक के अंदर। और हर राउंड के अंदर बेसिकली सिर्फ एक प्लेयर जो है वो गो को पास करेगा, और जो प्लेयर जो है वो सबसे पहले गो को पास करेगा तो उसको हम 50 बीटीसी एज अ रिवॉर्ड देंगे। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे रूल्स डिफाइन कर लेते हैं अपनी मोनोपोली की गेम का। अब हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमने एक राउंड खेला है और ये हमारे पास जो है वो नोटबुक का पेज आ गया है। हम कंसिडर करते हैं कि अली, फराबी, बिलाल और इलियास जो हैं वो आपस में मोनोपोली खेल रहे हैं। तो अली जो है वो बेसिकली फराबी की लैंड के ऊपर आया और उसने फिर फराबी को रेंट दिया 1 बीटीसी। और अब अगर हम,
तो बेसिकली जो है अली अली स्टार्टेड विद 10 बीटीसी, उसने 1 बीटीसी फराबी को दिया, तो अब अली के पास आफ्टर वन राउंड 9 बीटीसी रह गया। अब फराबी को अगर हम देखते हैं तो फराबी ने भी 10 बीटीसी स्टार्ट किया, उसने 1 बीटीसी जो है वो उसने अली से रिसीव किया, और फिर जो है फराबी बिलाल की लैंड पर उसने आया, तो इसलिए उसको बिलाल को 5 बीटीसी रेंट देना पड़ा। अब बिलाल जो है उसने भी 10 बीटीसी से स्टार्ट किया, 5 बीटीसी उसने रिसीव किया फराबी से, और इस राउंड के अंदर बिलाल जो है वो उसने गो को पास किया, तो बिलाल को मिले +50 बीटीसी। तो बिलाल के पास जो टोटल है वो 65 बीटीसी है। इलियास जो है उसने किसी की प्रॉपर्टी पर लैंड नहीं किया और उसने गो भी पास नहीं किया, तो उसका जो बैलेंस है वो 10 बीटीसी ही है। तो इस केस में हम देखते हैं कि अब बेसिकली ये जो ब्लॉक रिवॉर्ड है इसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन वाली वीडियो के अंदर इन डिटेल। लेकिन ये बेसिकली वो रिवॉर्ड है जो कि माइनर को मिलता है ब्लॉक क्रिएट करने के ऊपर। इस केस में हमारी एग्जांपल के ऊपर जो है जिसने गो को पास किया तो वो राउंड को जीत गया, इसलिए उसको 50 बीटीसी रिवॉर्ड मिला। अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो ये जो नोटबुक है ये हर प्लेयर जो है उसने अपनी अपनी इसकी कॉपी रखी हुई है और वो उसके ऊपर ये ट्रांजैक्शंस नोट कर रहा है। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी जो ब्लॉकचेन है उसके साथ मतलब उसी की एग्जांपल है, और बेसिकली जो है इसके अंदर हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, और जैसा कि मैंने कहा हर प्लेयर के पास इसकी एक कॉपी है। अब अगर हम ब्लॉक क्रिएशन प्रोसेस को ओवरऑल देखें तो वो कुछ इस तरह है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन करने वाला साइन करता है वॉलेट के अंदर, फिर वॉलेट जो है वो उसको ब्रॉडकास्ट करता है उस ट्रांजैक्शन को मेमोरी पूल के अंदर, और फिर माइनर्स जो हैं जो कि बिटकॉइन के ब्लॉक्स को जनरेट करते हैं, तो वो चूज़ करते हैं कि इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो उन्होंने अपने ब्लॉक के अंदर ऐड करनी है। उसके बाद बेसिकली माइनर्स जो हैं वो compete करते हैं आपस में ऐसा नॉन्स फाइंड करने के लिए जो कि उनको एक करेक्ट हैश देता है, जो कि उस वक्त नेटवर्क ने सेट किया है कि आपको अगर आप ये हैश फाइंड कर लेते हैं तो आप बेसिकली जो कंपटीशन है वो जीत जाएंगे और आप नया बिटकॉइन ब्लॉक ऐड कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। और फिर जो माइनर जो है वो जो करेक्ट नॉन्स फाइंड कर लेता है तो वो ब्लॉक ऐड करता है, वो उस ब्लॉक को माइन करता है और फिर उसको ऐड करता है, और फिर वो जो उसको ब्लॉक रिवॉर्ड है वो उसको मिलता है, वो अपने पास रख लेता है। और उसके बाद जब वो ब्लॉक नेटवर्क के अंदर ऐड हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है वो मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड हो जाता है, और फिर जो सारी नोड्स हैं वो उस ब्लॉक को अपनी ब्लॉकचेन के साथ अपेंड कर देती हैं। तो ये बेसिकली बिटकॉइन का जो है वो ब्लॉक क्रिएशन का प्रोसेस है। इसकी फर्दर डिटेल्स जो हैं वो हम फिर आगे जाकर देखेंगे बिटकॉइन वाली वीडियो के अंदर। लेकिन बेसिकली जो अभी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह था कि आपके पास ब्लॉक्स हैं और जो चेन है वो बेसिकली हैश फंक्शन है, और वो आपस में लिंक टुगेदर इस तरह है कि हर नेक्स्ट ब्लॉक जो है उसके अंदर प्रीवियस ब्लॉक का हेडर का जो हैश है वो इंक्लूडेड होगा। तो इसलिए कोई इस तरह नहीं कर सकता कि वो आके 3 ब्लॉक पीछे एक ब्लॉक रिमूव करके अपना ब्लॉक ऐड कर दे, और ये वो पार्ट है जहाँ से ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और सारा कुछ आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, और कि अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट के अंदर पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम, और उसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।